गुड आफ्टरनून एवरीवन। जीके जीएस की ज़बरदस्त क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि डेली हमारे चैनल पे 2:30 बजे जीके जीएस की जो है क्लासेस चलती हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और 3 नए टॉपिक्स डेली करवाए जाते हैं। तो प्रॉपर आप लोग इस क्लास से नोट्स बनाया करें। इस क्लास से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिए हैं, इसको नोट ज़रूर से ज़रूर करिएगा और 50 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में स्कोर अपना जरूर बताइएगा, नाम भी आप लोग बताइएगा। 50 में से 18 प्लस सही करना है। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि रीजनिंग आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते रहें। जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप लोग यूट्यूब पे किसी भी चैनल से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं रीजनिंग पे, मतलब जहाँ पे आपको समझ में आए वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। बस प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाते रहें, ठीक है, रीजनिंग में। चलिए, साथ ही ये क्रैश कोर्स देख सकते हैं। 149 रुपये में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल रहा है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे मात्र 149 रुपये में। 490 पेज की पीडीएफ है, निचोड़ नोट से सरकारी सीट लेना है तो अभी के अभी इस क्रैश कोर्स को परचेज करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं तो आप लोग भी परचेज कर लें सरकारी सीट अगर आपको भी लेना है तो। चलिए, सबसे पहले प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। जैसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक तरफ आप लोग संगठन को डालिए, एक तरफ मुख्यालय, और किस वर्ष उसकी स्थापना हुई है ये आपको डालना है। सभी लोग डाल लीजिए और जिसमें मैं अंडरलाइन करूँ उसको जरूर से ज़रूर आपको नोट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको नोट करना है आपको। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसका जो है स्थापना वर्ष क्या है, यानी कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। आईएमएफ का अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है आईएमएफ का, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला नोट करना है, विश्व व्यापार संगठन WTO। जब मैं एग्ज़ाम दिया था बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है, तब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। WTO इसका मुख्यालय पूछा गया था, सॉरी इसका मतलब स्थापना वर्ष पूछा गया था। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर जिनेवा है इसका WTO का, एंड स्थापना इसकी जो है 1995 में हुई थी। देखिए, WTO WHO दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको ये वाला याद रखना है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है जिनेवा में, इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। उसके बाद आपको ये वाला याद रखना है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का मुख्यालय है मनीला में। ये बहुत पूछा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। उसके बाद दक्षेस यानी कि सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो सार्क का जो वो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। भारत बताइए सार्क का सदस्य है कि नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। चलिए, उसके बाद इसको नोट करिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। उसके बाद आपको ये वाला लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। UNO याद रखना है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को याद रखना है, पेरिस में इसका मुख्यालय है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ नीचे, उसको आपको ज़रूर से ज़रूर नोट करना है और यही प्रश्न पूछे जाएंगे अगर इससे पूछा जाएगा संगठन से, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसरो, ये दूसरा इसरो है, पेरिस में इसका मुख्यालय 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। जो इंडियन वाला जो है इसरो, उसमें आई रहेगा, ठीक है, आई। इसका मुख्यालय पूछे तो बेंगलुरु में ही, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। चलिए, आसियान का लिख लीजिए, आसियान इसका जो मुख्यालय है जकार्ता में, इसका जो स्थापना वर्ष है 1967 में। नाटो तो मतलब बहुत ही गजब का है इस समय, क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो नाटो में कुल सदस्य देश पूछे तो 30 सदस्य देश हैं नाटो में शामिल हैं और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ओके, चलिए, इतने आपको संगठन के बारे में नोट करना है। उसके बाद भारत के प्रमुख शोध संस्थान, यानी कि कौन सा शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, किस स्थान पे स्थित है, आपको नोट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये मतलब
हल्के में मत लीजिएगा इन टॉपिक्स को, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इससे क्वेश्चंस आया तो जितना भी मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सरकारी सीट लेना है, पैसा बचाना है आपको, तो बस हमारे चैनल से आप लोग एचडी करें, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें, ताकि जो भी बीएड की क्लासेस हों उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। एंड बीएड की जो भी अपडेट्स आएँ वो अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये वाला नोट करिए, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए, भारतीय मौसम वेधशाला, इसका जो स्थान है पुणे में है। उसके बाद ये वाला लिख लीजिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कोयटाम्बूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है। तो ये इन तीनों को नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में है, इसको नोट करिए। चलिए आगे इसको आपको नोट करना है, बस इतना ही आपको इसमें नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे आपका प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, ठीक है। कौन सा कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है ये आपको नोट करना है। चलिए एक तरफ कप ट्रॉफी डाल लीजिए, एक तरफ खेल डाल लीजिए। डेली आप लोग क्लास को ज़रूर देखा करें, इनसे 100% क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। जैसे फीफा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, ठीक है। ऐसा मटेरियल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे आपको ऐसा मटेरियल देखने को नहीं मिलेगा। फीफा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। आगा खान का संबंध हॉकी से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। जिसमें इनको सबको नोट करना है आपको, ठीक है, सबको नोट करना है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। एंड उबेर कप बहुत पूछा जाता है, तो उबेर कप का संबंध जो है बैडमिंटन से है। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। एक एक कप ट्रॉफी को लिखना है आपको, एक एक कप ट्रॉफी को लिखना है, ठीक है, सभी को लिखना है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, ठीक है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। उसके बाद बेटन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। एसएच कप का संबंध क्रिकेट से है। विल्स ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। ये बहुत पूछा जाता है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल याद रखना है। यूरो कप भी बहुत पूछा जाता है, फुटबॉल याद रखना है। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। एजरा कप पोलो से संबंधित है। वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। मर्डिका और होलकर आपका ब्रिज से है। एंड मर्डिका आपका फुटबॉल से है। तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं बाद में आप लोग मत बताइएगा कि हमारा सर स्कोर नहीं आया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। चलिए इसकी पीडीएफ भी आपको मैं जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम से भी आप लोग ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न आ गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? उस राज्य का नाम बताएं जहाँ पे जन्म दर जो है न्यूनतम है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो ये है केरल राज्य में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी करवाया हूं ना मैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शारका का मुख्यालय भी मैंने बताया काठमांडू में है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आप लोग विश्वास के साथ हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर क्लास हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और सारे लोगों को हेल्प मिल सके, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा है। 6.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। सरकारी सीट लेने में बहुत ही मुश्किल है, इस बार मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तैयारी आपको बहुत ही तगड़ी करनी पड़ेगी और वही मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसे, ठीक है। फालतू के मटेरियल आपको मैं नहीं दूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत जो है श्रेणी कौन सी है? हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है सिविलिक। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सार्क का अगर स्थापना वर्ष पूछे तो 1985 याद रखना है, ठीक है, और भारत इसका सदस्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कुल 8 सदस्य हैं सार्क में। समानता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो यार सभी लोग वीडियो को लाइक करें, मैं वेट कर रहा हूँ सभी का। वीडियो को लाइक करें सभी लोग,
वीडियो को लाइक करें। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई पूछे तो 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, गोदावरी नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से किससे जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो ये आती है कार्बन से, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और जो है अन्य तत्वों का वहन होता है? किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? फ्लोएम से, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्लोएम याद रखना है। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छप सकते हैं आपके एग्जाम में। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़े धोने की मशीन जो है आप केंद्रीय सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वां का जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बताइए सभी लोग, कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है कौन सी? तो रैम नहीं है, ठीक है। रैम बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? चारों ऑप्शन को पढ़िए फिर आप लोग सही जवाब देंगे इसका। जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? तो लिंग अनुपात का जो सही अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स वो है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? अगर आप लोग डेली ऐसे ही क्लासेस देखते रहेंगे तो आपकी जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखा करें, नोट्स आप लोग जरूर बनाया करें और हफ्ते में हो सके तो डेली रिवीजन आप लोग करते रहा करें, ठीक है। तो राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है रावत भाटा में। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यह जो है 22 भाषाओं के अतिरिक्त 2 और भाषाएं हैं जैसे राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा। ये जो है टोटल 24 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है और 2 और हैं, मिला लिया जाएगा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा। तो 24 भाषाओं में जो है दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो अनुच्छेद 21 के अधीन आता है निजता का अधिकार। नोट कर लीजिएगा, 13 का सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? 2 चीनी यात्री और हैं, फाहान हो गया, वेनसोंग हो गया। वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, फाहान चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? वह आया था मनुची। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इटली का यात्री था। चलिए मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है और एग्जाम में कभी कभी पूछा ही जाता है। दोनों उपग्रह के अभी मैं आपको नाम नोट करवा रहा हूँ।
नोट कर लीजिएगा। तो मंगल ग्रह के अगर पूछे कितने उपग्रह हैं तो 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए सभी लोग। एक तो आपका फीबोस है, एक कौन सा है, फीबोस है आपका, ठीक है, फीबोस है। एक आपका डीमोस है। राइटिंग पे मत जाइएगा, मैटर पे जाइए आप लोग। यही मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पूछे तो गलत आपको लगाना है। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ये क्वेश्चन एक बार मैं करवा चुका हूँ। सही जवाब देंगे इसका क्या हो जाएगा, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया था, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क जो है कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव मस्तिष्क जो है कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? तो यह जो है संघ पाली से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? क्या जल में घुलनशील नहीं है? सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी लोग चैनल से नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो जल में घुलनशील आपको मैं बता दूं यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो लेड सल्फेट नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। आप लोग बताइए वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? किसके द्वारा? तो ये जो है किया जाता है अधिशोषण के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अधिशोषण के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। चेरनोबिल महाविपदा किसके जो है प्रदूषण का परिणाम है? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ये जो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रदूषण का जो है परिणाम है, चेरनोबिल महाविपदा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? जवाब देंगे 21 का। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? तो यह हुआ था थोरियम से, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, थोरियम से संबंधित एक क्वेश्चन में कल करवाया था। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो वह करता है गुर्दा। क्या करता है? गुर्दा करता है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है समावेशी विकास से। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ये जो है फ्रांसिस्को दी अल्मोडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट जो है कौन सा है? न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो वह है बिजली की चमक। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कुछ समय के लिए होता है बिजली की चमक। डॉट्स नामक इलाज जो है किस बीमारी के लिए किया जाता है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डॉट्स नामक जो इलाज है ये किस बीमारी के लिए किया जाता है? क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में से जो है कौन सा राजवंश था? और क्लास के बारे में आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी आपको क्लास लगती है। प्लीज़ क्लास के बारे में ज़रूर लिखा करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए मैं ला सकूं ऐसे ही। और डेली क्लास को देखा करें, एक भी क्लास आपको
मिस नहीं करना है और प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। आप लोग नोट्स भेजते ही नहीं भाई, मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे नोट्स भेजा करें ताकि मैं देखूँ कि कौन कौन जो है पढ़ाई करता है, कौन कौन नोट्स बनाता है। तो ताली कोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में से जो है कौन से राजवंश का राज था? ये जो है तुलुवा राजवंश का राज था। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस छपने वाला प्रश्न है और करवा भी चुका हूँ, कम से कम टॉपिक वैसी क्लास में करवा चुका हूँ, प्रैक्टिसिटी क्लास में करवा चुका हूँ। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हुई थी, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? अगर 50 में से आपका 20 प्लस जाता है तो आपकी जीके एवरेज है। 50 में से 25 प्लस जाता है तो आप गुड की कंडीशन में हैं। 50 में से आपका इसमें 30 प्लस जाता है तो आप लोग एक्सीलेंट की कंडीशन में हैं। ठीक है, तो आपकी कौन सी कंडीशन जाती है, गुड या एवरेज या एक्सीलेंट? आप लोग बताइएगा। तो पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को जो कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका जो है संघटक धातु है? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो ये जो है पर्णहरित अणु का है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? ट्रांजिस्टर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर याद रखना है घटक। डॉट डॉट दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। क्या है वो? पाथ बॉन्ड, SLA या प्रोटोकॉल। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रोटोकॉल, देखिए प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो वो है क्लोरीन गैस। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो ये जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? ये कहाँ पे है? राजस्थान में है और ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, अभी परसों की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था। सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, बाघ का, हिरण का, भालू का? तो यह है बाघ का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो दिया जाने वाला पुरस्कार है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ये जो है दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? जवाब देंगे, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? राजस्थान में है, माउंट आबू। तो ये किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है ये आपको पता होना चाहिए, जैनों का है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। ठीक है, आवृत्ति का पूछे तो हर्ट्ज। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक पूछे तो हर्ट्ज याद रखना है। ठीक है, चलिए रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फ्रियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? फ्रियॉन गैस का। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसी का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आईसी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का जवाब देंगे सभी लोग। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? कल बताइए क्वेश्चन करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ। धीरे धीरे आपकी जीके अच्छी हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? जवाब देंगे सभी लोग। वो संविधान संशोधन कौन सा है? तो वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 86। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा बताइए? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? 45 का जवाब देंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, समुद्र का जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, क्योंकि क्या? कारण क्या है? समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि जो है नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, इसी कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष तो ये बजाते थे बांसुरी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पन्नालाल घोष जो है बांसुरी बजाते थे। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुगुणिता किसमें परिवर्तित होने पर होती है? बहुगुणिता किसमें परिवर्तित होने पर होती है? क्रोमोसोम की संख्या पर। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जाते जाते बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहा है देखने को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट लिख के नोट कर लीजिएगा। तो रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जी की जीएससी क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी का जवाब मैं दूंगा। ओके, चलिए, और भी क्लासेस देखते रहें, डेली क्लासेस देखते रहें, आपको निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा।